नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा है EMRS TGT PGT सिलेबस। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 पार्ट में पेपर होता है, तो फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो उसमें सिलेबस है। चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं चाहे PGT का, दोनों का लगभग टॉपिक सेम सेम है। हाँ, लेवल का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अब उसी संदर्भ में अगर हम शुरुआत करते हैं तो एक एक करके पार्ट को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसमें टोटल जो है एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, साथ में सिक्स्थ पार्ट में हम इसको बांटते हैं। 7 पार्ट में और 6 पार्ट में, जैसे लैंग्वेज के 2 पार्ट बनाए गए हैं, इसको मैं अभी समझाता हूं। 6 पार्ट तक है और इन्हीं के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर है क्या क्या। ठीक है, तो पहले पर बात करते हैं आप लोगों के सामने। यहां पर शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखो, जनरल अवेयरनेस जो है पार्ट है, ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जनरल अवेयरनेस पार्ट जो है यहां पर, जिसमें जनरल नॉलेज और साथ साथ में करंट अफेयर दोनों को। करंट अफेयर जो है क्या होता है कि जैसे किसी भी मैगजीन में हम 3 महीने 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहां से ज्यादातर एग्जाम कवर हो जाते हैं। रही जनरल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को स्टैटिक जीके वाला पार्ट पढ़ते रहना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है। अगर EMRS के बारे में बात करते हैं, KBS के बारे में बात करते हैं, तो इन सबको पढ़ने के लिए हमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में खासकर पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण भारत के भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वहां से प्रश्न बनने की संभावना इनमें ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं, देखो रीजनिंग वाले पार्ट में। रीजनिंग में यार लगभग रीजनिंग के सभी टॉपिक दिए गए हैं, जैसा कि अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो बात हो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की हो, चाहे बात यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की हो, और चाहे यहां पर असर्शन एंड रीजनिंग की बात हो। यहां पर वर्बल रीजनिंग दी जा रही है आप लोगों के सामने। ब्लड रिलेशनशिप है, सीक्वेंस एंड सीरीज डायरेक्शंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में वेन डायग्राम यहां पर मिल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे जो प्रश्न है जो ये कहते हैं कि सर जी इसमें कैलेंडर नहीं आ रहा, तो कैलेंडर और घड़ी वगैरह के बारे में यहां बात नहीं की गई है, लेकिन वेन डायग्राम जरूर आपको देखने को मिल रहा है। साथ में बात करते हैं पार्ट 3 में, जिसमें नॉलेज ऑफ ICT के बारे में बताया जाएगा। मतलब कंप्यूटर के नॉलेज की जानकारी चाहते हैं कि आज की डेट में टीचर है तो स्मार्ट बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाएगा स्कूलों में। तो टीचर को बनने के लिए आज की डेट में इतनी नॉलेज चाहिए कि वो PPT लगा सके, PPT चेंज कर सके, शॉर्ट की का यूज कर सके, कौन कौन सा जो है वहां पर ऐप चला सकते हैं कैसे, तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में यहां पर अगर बात करते हैं फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जानकारी टीचर से उम्मीद की जाती है जो बनने वाले हैं। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। MS ऑफिस में होगा। इसके अलावा कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की होती हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे Ctrl+P दबाने से क्या होगा, Ctrl+N दबाने से क्या होगा, Ctrl+F दबा दिया तो क्या होगा, Alt+F4 दबा दिया तो क्या होगा। ये शॉर्टकट की वगैरह के प्रश्न हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। कर्सर किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, या स्प्रेडशीट क्या होती है, इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं। बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की और साइबर सिक्योरिटी। अब आज की डेट में जानते हो कि साइबर सिक्योरिटी सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी का पार्ट भी पढ़ना एक टीचर के लिए आवश्यक हो जाता है, जो अपने बच्चों को इस बारे में सावधान कर सके। अब बात करेंगे यहां पर अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो यहां पर टीचिंग का क्या नेचर अपनाना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए एक टीचर का। साथ साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, साथ में रिक्वायरमेंट क्या है, लर्नर्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो बच्चों का नेचर कैसा है, सामान्य बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, स्लो लर्नर हैं, या क्लास में पीछे रहने वाले बच्चे हैं, बैक बेंचर्स हैं, या उनका कैसा नेचर है, उनमें क्या है, घर का परिस्थिति ज्यादा प्रभाव डाल रही है, या नॉर्मल जो है उन बच्चे का नेचर दोस्तों के साथ में बदल रहा है। ये सारी चीजों का अध्ययन हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं। साथ साथ में इसमें हम देखेंगे टीचिंग अफेक्टियल टीचर के बारे में देखेंगे। अफेक्टियल जो टीचिंग होता है, अफेक्टियल टीचिंग में जैसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अफेक्टिव टीचिंग में बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं।
जैसे हमारा कहीं मोटिवेशन या डीमोटिवेशन हो सकता है, इनर कंसर्न्स हो सकते हैं, ये कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से हमारी जो टीचिंग है, बच्चों का लर्निंग है और टीचर का जो टीचिंग है, दोनों चीजें प्रभावित हो जाती हैं। इसमें जो हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चीजें होती हैं जो प्रभावित होती हैं। साथ साथ में यहाँ पर इवैल्यूएशन सिस्टम और मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे कि भाई किस तरह, किस मेथड का, किस प्रणाली का यूज करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अलग अलग प्रकार के इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, प्रोजेक्टाइल मेथड है, प्ले मेथड है या किंडरगार्टन मेथड है। बहुत सारे मेथड हैं किनका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। अब बात करते हैं डोमेन नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल जो अगर बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है, पैडागोजी, केस बेस्ड स्टडी, ये कई बार से क्वेश्चन देखा जा रहा है, अलग अलग एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। केस स्टडी है और साथ साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो आई है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहां पर जैसे हम लेते हैं ना 5+3+3+4, ये क्या है, आखिर इसका क्या योगदान है, इसको कैसे बांटा गया है, अलग अलग लेवल पर क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हुए, छोटे बच्चों के लिए क्या है, निपुण भारत क्या है ना, NCF NEP क्या है, NCF PS क्या है, NCF SCE क्या है, NCF TE क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। साथ साथ में EEE एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एलिमेंट्री एजुकेशन वाला पार्ट भी इसमें जो जुड़ा है वो सब हम लोगों को पढ़ना, वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। अब बात करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के बारे में। यहां पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी लगभग दोनों में बराबर बराबर चीजें आती हैं। तो वर्ब है, वर्ब में देखेंगे क्रिया जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, टेंस है, काल है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब है, आर्टिकल है जैसे एम बै का जो प्रयोग होता है, कॉम्प्रिहेंशन है, अब उसको आप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड मीनिंग में अगर कहीं एरर है उसको छांटना है, जो जंबल वर्ड्स में भी कई बार हो जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उनको मतलब सीक्वेंस में लगाना होता है। अनसीन पैसेजेस है, वोकैबुलरीज है, मतलब वर्ड मीनिंग्स है, ग्रामर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स एंड फ्रेज है। सेम उसी तरीके से देखेंगे हिंदी में भी है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य शुद्धियां हैं, अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां तक तो हमारा हो गया कोर पार्ट, लेकिन इस वाले पार्ट में होकर के कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि देखो 3 लैंग्वेज दी गई हैं जिनमें से 30 नंबर में 10-10 नंबर की तीनों हैं। तो एक तो हमारा मान लो हिंदी, इंग्लिश और तीसरी हमारी रीजनल लैंग्वेज हो जाती है। जरूरी नहीं कि रीजनल लैंग्वेज के रूप में हम कौन सा चुनते हैं, यहाँ 22 भाषाओं में से कोई भी हम अपना रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज अगर कोई बच्चा हिंदी वाला है तो हिंदी को भी चुन सकता है, लगभग सेम वही रहेगा जो आपने हिंदी के रूप में चुना है, तो मतलब थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। बाकी रीजनल लेवल को, लैंग्वेज को लेकर के कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, कोई ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ रहेगा। थोड़ी सी जानकारी हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, इन सब चीजों को सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और बाकी जिसका मन करेगा तो है आसामी है, बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, जो भी चाहे अपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बात रही रीजनल लैंग्वेज से संबंधित, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश रीजन को चुन सकते हैं, हिंदी में कंफर्ट बच्चे जो है हिंदी को चुन सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज ज्यादातर उत्तर भारत के जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर हिंदी को रीजनल लैंग्वेज में चुनते हैं। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर पूर्वोत्तर भारत के लोग हिंदी की जगह अंग्रेजी को या जो उनके क्षेत्र में बोली जाती है भाषा उसको रीजनल लैंग्वेज के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज का है, ये आप कोई सा भी चुन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसमें ज्यादा कुछ अलग से कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। और इसके साथ हम इस वीडियो में लेते हैं विदा। देखिए बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाई जा रही है हमारे अलग अलग साथियों के द्वारा, तो शायद वो वीडियो आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी, ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा करिएगा। और तैयारी के लिए, EMRS की तैयारी के लिए या फिर अन्य टीचिंग अध्यापक बनने के संदर्भ में, जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे आप जूनियर का बनना चाहते हैं, चाहे TGT, चाहे PGT, आप KGS के साथ में जुड़ सकते हैं। ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक ज्ञान आपको मिलता रहेगा और साथ साथ में
आपको रेगुलर प्रॉपर क्लासेस और टाइमली कोर्स कंप्लीट करने की गारंटी जो है खान ग्लोबल स्टडीज प्रोवाइड करता है। चलिए इसी के साथ में मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। खान ग्लोबल स्टडीज, केजीएस टीचिंग प्लेटफॉर्म, केजीएस टीजीटी पीजीटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।